नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में आज हम लोग 1919 का एक्ट देखेंगे, ट्रेड यूनियन की बात करेंगे, थोड़ा स्वराज पार्टी को देखेंगे और साइमन कमीशन का आगमन भारत में कैसे होता है वो देखेंगे। देखिए, ये जो चारों टॉपिक हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और इस चारों टॉपिक से बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ईजी टॉपिक है। आप एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो फिर एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न गलत होने की संभावना ना के बराबर रहेगी। बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम थोड़ा सा एक एक टॉपिक को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1919 का जो एक्ट आता है इसमें कुछ चीज़ें हम देखेंगे। ये है एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू, ये भारत सचिव है उस समय, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, ये है गवर्नर जनरल, मतलब ये उसमें वायसराय बन चुके हैं। 1857 के बाद तो वायसराय बन गए हैं, तो ये वायसराय हैं। और इसी एक्ट को हम कहते हैं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इसी एक्ट को हम कहते हैं। तो आप दोनों नाम में से किसी नाम से इसे जान सकते हैं, ठीक है। अब इस एक्ट को लाने का कारण क्या था, सबसे पहले हम जानते हैं इसका कारण क्या है। कारण थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं। अगर हम कारण की बात करें तो देखिए 1919 का टाइम है, ठीक है। इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ है। अभी 14 से 18 में 1914 से स्टार्ट होता है और 18 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। 18 में जब वर्ल्ड वार ख़त्म होगा तो ब्रिटेन पे एक दबाव बनेगा और वहाँ पे एक मांग होगी कि ब्रिटिश की जितनी कॉलोनी है, दुनिया में जितने उपनिवेश हैं, हर जगह एक अकाउंटेबल गवर्नेंस दिया जाए। यह मांग होगी वहाँ पे, और यही होगा आपका तात्कालिक कारण। मतलब मेजर कारण यही होगा कि ब्रिटिशर्स की जितनी कॉलोनी है दुनिया में, सबको एक बेहतर अकाउंटेबल गवर्नेंस दिया जाए। तो अकाउंटेबल गवर्नेंस दिया जाए, कुछ भी किया जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई एक्ट बनाना पड़ेगा आपको, और वही एक्ट आता है 1919। दूसरा अगर हम कारण की बात करें तो दूसरा कारण है कि भारत की अगर हम बात करें तो उस समय हम देख रहे हैं कि 1916 का जो हुआ है लखनऊ सेशन, वहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आपस में आ गई है। साथ में उदारवादी लिबरल और एक्सट्रीमिस्ट भी साथ में आ गए हैं। तो एक जन आंदोलन हो रहा है और भारत में मांग हो रही है कि ब्रिटेन की जो सत्ता है, मतलब जो शासन कर रहे हैं, उसमें भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा जाए, ये मांग हो रही है। अगर तीसरा हम बात करें तो यहाँ पे होम रूल बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहा है और लोगों को जाके अपनी सारी गतिविधियाँ बता रहा है और ब्रिटिशर्स के बारे में बता रहा है। तो इससे भी अंग्रेज थोड़ा सा भयभीत हैं। तो इन सारे गतिविधियों से इनको लग रहा है कि हमको थोड़ा सा भारत में तो रिफॉर्म करना ही है। साथ में एक और यहाँ पे घटना होती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा होता है तो एक कमीशन बनता है लंदन में, उसका नाम है मेसोपोटामिया कमीशन। और यह कमीशन जो अपना रिपोर्ट देती है तो उसमें कहती है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ है, इस समय एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर बहुत ज़्यादा रहा है, आपको इस पे काम करना होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करने के लिए क्या करना होगा, हर जगह अकाउंटेबल गवर्नेंस देना होगा। मतलब कहने का सेंस यही है। और ये सारे जो 3-4 घटना है, सारे घटनाओं का मकसद एक ही है कि कहीं ना कहीं आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करिए। भारतीय भी वही कह रहे हैं, होम रूल का भी वही मांग है, तात्कालिक कारण भी वही कह रहा है, और मेसोपोटामिया भी वही कह रहा है कि आप रिफॉर्म करिए। अब रिफॉर्म करने के लिए ब्रिटिशर्स एक एक्ट लाएंगे, 1919 का एक्ट। और देखिए 1919 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है, सिर्फ वन लाइनर बनता है। तो 2-4 फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, आप याद रखेंगे, यहीं से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला तो एक हुआ कि गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसमें 8 मेंबर होते थे, जिसमें कहा गया कि 3 मेंबर होंगे वो इंडियन होंगे। बस एक लाइन का चीज़ है, आप यही याद रखिए कि गवर्नर जनरल का जो 8 मेंबर होता था उसमें 3 मेंबर भारतीय होंगे। पहली बार कहा गया 1919 के एक्ट में। दूसरा यहाँ पे डायरकी का सिस्टम आता है। अब केंद्र में डायरकी होगा, मतलब 2 सदन होगा काम करने का। इसकी शुरुआत
1919 के एक्ट में होगी। और इसके फादर किसको कहा जाता है, हमने आपको जब बक्सर का युद्ध पढ़ाया था तो उसमें बताया था आपको, इसके फादर हैं लियोनस कार्टिस। आप इसमें दो चीज़ याद रखेंगे, डायरकी आता कब है, 1919 में आता है, और इसके फादर कौन है, लियोनस कार्टिस। बस इससे ज़्यादा इससे कुछ नहीं आएगा। महिलाओं को मत देने का मतलब वोटिंग राइट पहली बार महिलाओं को मिलता है 1919 के एक्ट में। लोक सेवा का गठन इसी में होता है, लोक सेवा का गठन का इसमें प्रावधान किया गया, और इसी के आधार पे आप देखेंगे ली कमीशन आएगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ली कमीशन का पहली मतलब जेनेसिस कहाँ पे है, तो 1919 के एक्ट में है, या लोक सेवा का गठन कब पहली बार जिक्र आता है, तो 1919 के एक्ट में आता है। एक इसमें आएगा बाई कैमरलिज्म, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे होता है कि एक जैसे अभी हमारे यहाँ लोकसभा प्लस राज्यसभा है, 2 सदन है, ये भी वही बात करता है बाई कैमरलिज्म का। और पहली बार राज्यसभा का जिक्र आएगा 1919 के एक्ट में। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्यसभा का जिक्र पहली बार कहाँ पे आता है, तो होगा 1919 का एक्ट। अब देखिए एक और चीज़ इसमें है, एक भारत सचिव का जिक्र किया गया है। भारत सचिव जो होता था लंदन में बैठा होता था, एक कोई मंत्री होता था ब्रिटिश सरकार का, ये इसका जो भी खर्च होता था भारत के रेवेन्यू से दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट में पहली बार कहा गया कि इसका जो भी खर्च होगा वह ब्रिटेन खुद उठाएगा। ठीक है, तो यह जो था भारत सचिव का खर्च पहली बार 1919 के एक्ट में कहा गया कि यह इसके खर्च का जो दायित्व होगा भारत पे नहीं होगा बल्कि ब्रिटेन पे होगा। देखिए बस यही 4-5 इंपॉर्टेंट है, और यही एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि यह जो प्रावधान है किस एक्ट में किया गया, तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। एक और चीज़ है जो 1909 के एक्ट में हमने देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है मुस्लिम को, लेकिन यहाँ पे सिख धर्म को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए यह एक्ट बहुत हद तक जिम्मेदार रहा। 1909 का एक्ट तो था ही, मुस्लिमों को दिया गया, लेकिन इसमें क्या होगा कि सिख धर्म और जो माइनॉरिटी हैं उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट में शामिल कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दिया गया। देखिए यह एक्ट बहुत ही मतलब अच्छा तो था नहीं, तो इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा, अच्छा नहीं होगा तो क्रिटिसिज्म भी होगा। इसके क्रिटिसिज्म में सबसे पहले नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का। बाल गंगाधर तिलक इसको कहेंगे, यह जो एक्ट आया है यह अयोग्य है, निराशाजनक है, एक धूप रहित सुबह है। मतलब यह एक सेंटेंस है। देखिए धूप रहित सुबह मतलब सुबह धूप के लिए जाना था, सुबह का धूप बड़ा प्यारा होता है, लेकिन ये कह रहा है कि एक ऐसा सुबह है जहाँ जिसमें धूप ही नहीं है। तो इनके यह एक कोटेशन इनका है, याद रखेंगे आप, क्या पता एग्जाम में याद है, आजकल कोटेशन वाले प्रश्न बहुत बन रहे हैं। तो यह बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट है जो 1919 के एक्ट किससे रिलेटेड है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो इम्पोर्टेंट यही था, इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। अब थोड़ा सा हम ट्रेड यूनियन देख लेते हैं। देखिए जब 1918 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म होता है, तो उस समय हम देखेंगे कि भारत में गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई तीनों चरम पे चली गई है। और जब तीनों चरम पे चली जाती है तो लोगों को लगेगा कि हम अपना कुछ रोज़गार करें, हम अपना कुछ काम करें। तो भारत में धीरे धीरे ट्रेड यूनियन बनना स्टार्ट होगा। और ट्रेड यूनियन बनेगा पहली बार कब बनेगा, यह बनेगा पर पहला मजदूर संघ इसका बनेगा 1918 में। ये कौन बनाएगा, ये बनाएंगे वीपी वाडिया। वीपी वाडिया के नेतृत्व में पहला मजदूर संघ बनेगा, और यह एग्ज़ाम में आपसे कई बार पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बनेगा। इसको कौन बनाएंगे, इसको बनाएंगे महात्मा गांधी। यह भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, आप याद रखेंगे।
और यह तो एटक जो है इसके बारे में तो कितना बार क्वेश्चन बना है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एटक क्या है? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। आप इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। एटक कब बनता है? एटक बनता है आपको 1920 में। इसकी स्थापना कौन करेंगे? 1920 में बॉम्बे में इसकी स्थापना होगी और इसकी स्थापना करेंगे M.N. जोशी। देखिए इसमें 2-4 फैक्ट है, आप उसको याद रखेंगे। M.N. जोशी इसकी स्थापना करेंगे। और पहला अध्यक्ष कौन बनेंगे एटक का? अगर हम बात करें, पहला अध्यक्ष ये बनेंगे लाला लाजपत राय। और यह जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में कई बार पूछा है, तो आप इसे याद रखेंगे। जब एटक बनेगा तो यह कुछ दिनों के चलने के बाद इसमें विभाजन होगा, कुछ लोगों में अलग अलग मत हो जाएगा। एक इसमें पहला विभाजन 1929 में होगा। इस समय इसके अध्यक्ष रहेंगे नेहरू जी। नेहरू में कन्फ्यूजन हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू कि जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि इसमें दोनों आदमी काम कर रहे हैं। ये है जवाहरलाल नेहरू। इसमें दिक्कत क्या होगा कि एक रॉयल कमीशन बना है ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो एटक के कुछ लोग कहेंगे कि रॉयल कमीशन को सपोर्ट किया जाए, कुछ लोग कहेंगे उसका सपोर्ट नहीं किया जाए, तो इस पे लोगों में विरोध होगा और यहाँ पे एक विभाजन हो जाएगा। फिर आपस में लोगों को लगेगा कि नहीं, हम विभाजन कर दिए तो सूरत वाला घटना ना हो जाए, कमज़ोर ना हो जाए, क्योंकि सूरत घटना के बाद देखते हैं कांग्रेस कमज़ोर हो जाती है, तो लोगों को लगेगा कि नहीं, ये विभाजन अच्छी चीज़ नहीं है, फिर रॉय के मिल जाएंगे। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। फिर 1931 के टाइम में इसके अध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस। और इस समय भी कुछ लोगों का मतभेद होगा और यहाँ पे विभाजन हो जाएगा, मतलब 2 छोटे छोटे विभाजन होते हैं। फिर 35-36 के टाइम में सब एकजुट हो जाएंगे। तो देखिए ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं, आपके लिए इम्पोर्टेंट 2 चीज़ है। पहला अध्यक्ष कौन है? लाला लाजपत राय। और 29 में अध्यक्ष कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू। और 31 में बनते हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा कब विभाजन होता, हो सकता है पूछ दे विभाजन कब हुआ, तो अगर आपको ये पता है तो आप ये बता सकते हैं। और एक और घटना है 1920 में, एक बनता है मजदूर महाजन सभा। इसकी स्थापना करते हैं महात्मा गांधी। देखिए ट्रेड यूनियन से इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये सारा फैक्ट आप याद रखेंगे। ये जो सारे फैक्ट हैं 1, 2, एटक का 3 हो गया और यह 4, ये चारों जो फैक्ट हैं ये चारों एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इन चारों को डिटेल में याद रखेंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, फिर उसे वापस ले लिया गया, तो उसका हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट जो भी था हमने सब देख लिया। उसके बाद 1931 में चलेगा सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है। उसके बीच में कुछ बहुत शिथिलता आ जाएगी, क्योंकि देखिए जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया गया है 12 फरवरी, 5 फरवरी को, 4 फरवरी को घटना होती है चोरा चोरी की, उसके एक सप्ताह बाद 12 फरवरी 1922 को जब गांधी जी वापस लेते हैं इस आंदोलन को, तो उसके बाद देखेंगे कि बहुत लोगों में निराशा हो जाएगी, गांधी को बहुत क्रिटिसिज्म किया जाएगा। तो 22 से लेके 31 तक की जो घटनाएं होंगी, यहाँ पे हम देखेंगे कि थोड़ा शिथिलता आ जाएगा। तो अब देखिए इसमें छोटे छोटे कुछ घटनाएं होंगी, वो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उसे भी हम देखते हैं। ये स्वराज यहाँ पे नहीं होगा, इसको हम काट देते हैं, ये थोड़ा एक गलती से यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ लोग कहेगा कांग्रेस के धड़ में ही, कुछ लोग कहेगा कांग्रेस पार्टी में कि हम अब चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के काउंसिल में जाएंगे और वहाँ पे गवर्नर के सामने बैठेंगे
और हम विरोध करेंगे। लेकिन कुछ लोग कहेगा कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम फिर पब्लिक के बीच में जाएंगे, फिर आंदोलन खड़ा करेंगे, और फिर कुछ नया जब होगा, जब पब्लिक को लगेगा कि आंदोलन करना चाहिए, पब्लिक को अवेयर करेंगे, तब फिर हम आंदोलन को स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में दो ग्रुप बन गया है। एक ग्रुप कह रहा है कि हम पब्लिक के बीच जाके फिर कैंपेन करेंगे, लोगों को समझाएंगे, और दूसरा लोग कह रहा है कि नहीं आप पब्लिक को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो गांधी से नाराज़ थे वो क्लास कर रहा है कि हम जाएंगे, अब चुनाव लड़ेंगे, और अब ब्रिटिशर्स के सामने बैठेंगे, वहाँ पे काउंसिल में बैठेंगे, और फिर उनसे हम डायरेक्ट जो कानून बनता है वहाँ पे हम बात करेंगे और डिबेट करेंगे। तो अब देखिए यही दो जो वर्ग, इसमें दो क्लास बन जाता है। एक कहते हैं प्रो चेंजर और एक कहते हैं नो चेंजर। प्रो चेंजर मतलब यह ऐसा जो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस का ऐसा वर्ग है जो कहता है कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ना इनके लिए ज़रूरी है, और यह काउंसिल में जाके जो पॉलिसी बनती है वहाँ पे अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। इसमें कौन कौन से लोग हैं, देखिए इसमें यही पूछा जाता है कि प्रो चेंजर कौन थे और नो चेंजर कौन थे। नो चेंजर वो है जो एक गांधी की अनुयायी हैं। गांधी के जितने चेले हैं सब यहाँ पे नो चेंजर ही कहते हैं। देखिए हम पहले पब्लिक के बीच में रहे थे, वहाँ से आंदोलन खड़ा किए थे, और अभी भी हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, फिर आंदोलन खड़ा करेंगे। ये है नो चेंजर। नो चेंजर इन द सेंस व्यवस्था से कोई परिवर्तन नहीं करना है। भले हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस हो गया है, लेकिन हम अभी भी उसी धड़े से जुड़े हैं, पब्लिक से जुड़े हैं, हम कोई सुधार नहीं चाहते हैं। मतलब नो चेंजर ये सुधार नहीं चाहते हैं। और प्रो चेंजर तो कहते हैं कि हम एक बार जब आंदोलन वापस ले लिए तो अब हम वो घटना नहीं करेंगे, अब हम काउंसिल में घुसेंगे और वहाँ पे जाके डिबेट डिस्कशन करेंगे और पॉलिसी मेकिंग में काम करेंगे। अब देखिए इसमें एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, 4-5 नाम दे देगा और बोलेगा कौन प्रो चेंजर थे, कौन नो चेंजर थे। अब देखिए नो चेंजर तो गांधी थे, गांधी कहते हैं फिर चलो पब्लिक बीच में आंदोलन करो, तो नो चेंजर हो गए गांधी। अब गांधी के जो शिष्य थे आप उसी हिसाब से निकाल लीजिए। तो गांधी के शिष्य कौन है, सबसे बड़े थे इनके चेहरा थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरा थे सी राजगोपालाचारी, और थे पटेल इनके अनुयायी थे। अब देख लेते हैं प्रो चेंजर के बारे में। प्रो चेंजर में कौन है, यहाँ पे है CR दास, ये चित्तरंजन दास है, सी राजगोपालाचारी नहीं है, चित्तरंजन दास है। उसके बाद है मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये जो लोग हैं ये प्रो चेंजर हैं और इनका मत है कि हम जाकर चुनाव लड़ेंगे। और देखिए यहीं पे गांधी और सुभाष का थोड़ा सा विचारों में मतभेद होगा। हालांकि सुभाष अपना गुरु गांधी को मानेंगे, लेकिन विचारों में यहाँ से मतभेद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसका हम जब सुभाष का जिक्र आएगा तो हम डिटेल में वहाँ से पढ़ेंगे। बहुत दोनों के बीच में आपसी संबंध बहुत अच्छा रहता है, लेकिन विचारों में टकराहट हर लोगों के, हर किसी से है, लेकिन संबंध सबका बड़ा अच्छा है इसमें। तो ये देखिए एग्जाम में आपसे 3-4 लोगों का नाम दे दिया जाएगा, 3 नाम ये दे दिया जाएगा, एक नाम इधर से दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कौन नो चेंजर थे कौन प्रो चेंजर थे। तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। जो गांधी के अनुयायी हैं वो नो चेंजर हैं। अब देखिए ये काम क्या करेंगे, इनका तो पता है चुनाव में लड़ेंगे और काउंसिल में जाएंगे, लेकिन ये नो चेंजर वाले क्या करेंगे, नो चेंजर कहेंगे कि हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, चरखा का हम प्रचार करेंगे, खादी का प्रचार करेंगे, कुटीर उद्योग की बात करेंगे, और मतलब यही सब गांव को समृद्ध करने का ग्राम स्वराज की बात करेंगे, हरिजन समुदाय की बात करेंगे हम, और जो अनटचेबिलिटी हम उसकी बात करेंगे। मतलब कहने का मतलब है कि गांधी जी अब समाज के अंदर, भारत के अंदर जो सामाजिक बुराई है अब उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे काम धीरे धीरे होने लगेंगे। अब यही सब जब घटना होगा, इसी के बीच आप देखेंगे 1922 का एक सेशन आएगा।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यह कहाँ पे होगा? गया में। इसके अध्यक्ष कौन बनेंगे? चित्तरंजन दास, CR दास बनेंगे, इसके अध्यक्ष बनेंगे। और CR दास कौन गुट के हैं? देखिए यहाँ पे CR दास यहाँ पे है प्रो चेंजर ग्रुप के हैं। कह रहा है कि चुनाव लड़ा जाए और काउंसिल में चला जाए, लेकिन जब यह प्रस्ताव रखेंगे तो यह प्रस्ताव इनका गया सेशन में पास नहीं हो पाएगा, और इनका प्रस्ताव पास जब नहीं होगा तो यह नाराज़ होके इस INC सेशन के बाद यह रिज़ाइन कर देंगे। चित्तरंजन दास अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। उसके बाद देखिए 1923 की घटना होगी, और 1923 जनवरी की घटना है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में क्या होगा कि स्वराज कमेटी स्वराज कांग्रेस कमेटी है, स्वराज कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाएगा, और इसके अध्यक्ष बनेंगे CR दास, और इसके सचिव बनेंगे मोतीलाल नेहरू। देखिए आप ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे कि स्वराज कांग्रेस कमेटी कहाँ पे बनती है? इलाहाबाद में बनती है। ये कई बार पूछा गया है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? CR दास। सचिव कौन होते हैं? मोतीलाल नेहरू। ये BPSC भी इस क्वेश्चन को पूछा है, तो आप थोड़ा सा इसको याद रखेंगे। बस यहाँ से यही दो तीन फैक्ट है। अब यहाँ पे स्वराज पार्टी तो बन गया इन लोगों का, स्वराज कांग्रेस कमेटी मतलब स्वराज पार्टी इनका बन गया। अब देखिए जब स्वराज पार्टी इनका बन गया तो स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या होगा? इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका 2-3 उद्देश्य होगा। ये कहेंगे कि हमको डोमिनियन स्टेटस पे काम करना है, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हमको आप सत्ता दे दीजिए, पूरा ये स्वतंत्रता नहीं मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ही शासन चलाइए लेकिन हमको भी शामिल करिए। यही होता है डोमिनियन स्टेटस, कि हमको पूरा मेरे अंडर में मत दीजिए, आप शासन करिए लेकिन हमारा भी कुछ उसमें नियंत्रण हो। दूसरा ये कहते हैं एक संविधान निर्माण की मतलब एक प्रोसीजर बनाया जाए कि भारत के लिए जो संविधान बने उसमें भारतीयों की भी सहमति हो, भारतीय लोग भी वहाँ पे जाए और संविधान बनाए। तीसरा ये कहेंगे कि 1919 का जो एक्ट है उस एक्ट की जो कमियां हैं, इस कमियों को हम काउंसिल में जाके जब डिबेट डिस्कशन होगा तो वहाँ पे जाएंगे और हम वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। और चौथी बातें कहेंगे कि कांग्रेस और स्वराज दल के बारे में कहेंगे कि जो स्वराज दल हमारा बना है यह कोई अलग पार्टी नहीं है और कांग्रेस के विरोधी पार्टी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के यह सहयोगी के रूप में काम करेगा। हम कांग्रेस के एक गुट के रूप में हैं, मतलब जेनेसिस इनका कांग्रेस ही है, कांग्रेस के सहयोगी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस को कोई विरोधी नहीं है, भले ही हम कांग्रेस के कुछ लोग हमसे नाराज़ हैं हमारे विचारों से, लेकिन अभी भी हम कांग्रेस के सहयोगी हैं, उनके विरोधी नहीं हैं। हालांकि 1922-23 का जो घटना है, जब स्वराज दल के लिए जब इंडियन नेशनल कांग्रेस में कुछ लोग कहेगा कि हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ जब प्रो चेंजर और नो चेंजर का विवाद होगा तो उसमें ऐसा लगेगा कि कांग्रेस में फिर विवाद होगा और 1907 वाली घटना फिर दोहराई जाएगी। लेकिन कुछ नेताओं की सूझबूझ के द्वारा, कुछ नेताओं होशियारी के दिखाने के कारण यहाँ पे दोनों गुटों में मतलब एक सामंजस्य बना लिया जाता है और कांग्रेस का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं 1924 का INC सेशन होगा। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह कहाँ पे होगा? यह होगा बेलगांव में, और इसकी अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी जब इसकी अध्यक्षता करेंगे तो देखिए कोई भी उस समय जो भी घटना होती थी उसको कांग्रेस का जो सेशन होता था उसमें एक मतलब
रखा जाता था मांग को और उसमें वोटिंग होता था, अगर पास हो जाता था तब उसको सब लोग देश में लागू करता था उस घटना को या उस पॉलिसी को। तो यह जो स्वराज वाला इशू था, स्वराज वाला इशू 1924 के बेलगांव सेशन में भी रखा गया और वहाँ पे गांधी जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। गांधी जी हालांकि इन लोगों के विरोधी रहते हैं, वो नहीं चाहते हैं चुनाव लड़ा जाए, लेकिन परिस्थिति देखते हैं गांधी जी कि अगर इनका समर्थन नहीं किया गया तो कांग्रेस में विवाद हो जाएगा और परिस्थिति इनके मतलब अनुकूल हो रही है। तो इसीलिए गांधी अपना समर्थन, जो गांधी पहले विरोध में थे, अब गांधी उनको समर्थन देते हैं अपनी अध्यक्षता में। और 1924 के आईएनसी सेशन में बेलगांव में जब इस प्रस्ताव को रखा गया तो वहाँ पे इनके प्रस्ताव को मतलब बहुमत से मतलब इनको पास कर दिया गया। और यहाँ पे स्वराजी जो लोग हैं, स्वराज दल के जो लोग हैं, इनके प्रस्ताव को यहाँ पे पास कर लिया गया। अब देखते हैं कि जब इनको कांग्रेस से पास कर लिया गया तब ये अपना काम किस तरीके से करते हैं और इन पे क्या असर पड़ता है। तो अब मतलब हम देखेंगे कि स्वराज दल जो है इसका उपलब्धि क्या रहा है। ठीक है, अब स्वराज का जो उपलब्धि रहा है, 2-4 उपलब्धि है इनका, देख लेते हैं। 1924 में जब इलेक्शन होगा तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें इनको 45 सीट मिलेगा। 45 सीट पे इनको जीत होगी। देखिए एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1924 के इलेक्शन में स्वराज पार्टी को कितने सीट मिला था, तो 45 सीट मिला था। आप थोड़े याद रखेंगे। साथ में ये नगर पालिका का भी चुनाव लड़ते हैं। नगर पालिका का ही चुनाव लड़ेंगे, 3-4 जगह पे इनको नगर पालिका का चुनाव लड़ेंगे, कुछ उसका भी हम देख लेंगे आगे चल के। और तीसरा सबसे बड़ा जो इनका उपलब्धि देखा जाएगा, टाटा जो कंपनी उसमें बन रही है, इन उद्योगों के लिए जो कानून बन रहा है, तो इन लोगों के मत से, इन लोगों के डिबेट करने से और पक्ष रखने से टाटा के हक में कानून बनेगा और टाटा को संरक्षित करने को मौका मिलेगा, जो टाटा के हित में होगा। और टाटा के हित में होगा तो मतलब कहीं ना कहीं भारतीयों के हित में होगा। ये इनकी उपलब्धि है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब देख रहे थे नगर पालिका चुनाव में किसको किसको जीत मिलती है। तो यहाँ पे 3-4 नाम है जो बड़े इंपॉर्टेंट आता है। एक है CR दास, एक कलकत्ता के, मतलब जो कलकत्ता में नगर पालिका का चुनाव हुआ तो वहाँ पे मेयर बनते हैं। दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, ये पटना के मेयर बनते हैं। तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, ये इलाहाबाद में मेयर बनते हैं। और विट्ठल भाई पटेल, ये वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई हैं, विट्ठल भाई पटेल, ये बनते हैं अहमदाबाद में। ये सब मेयर बनते हैं। अब आपको एक यहाँ पे कन्फ्यूज़न हुआ होगा। हमने आपको बताया कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये गांधी वाले गुट में हैं, और गांधी वाला गुट क्या कहता है, नो चेंजर की बात करता है, चुनाव की बात करता है। तो आप कहेंगे ये चुनाव लड़ गए राजेंद्र प्रसाद, नगर पालिका का चुनाव लड़ गए। तो देखिए यहाँ पे 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक जो ये गांधी जो नो चेंजर बात करता है वो कहता है काउंसिल इलेक्शन में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये नगर पालिका का चुनाव है पहला, तो ये अंतर। दूसरा ये अंतर है कि पहले जब 1922 में हम देखते हैं गया का सेशन होता है, वहाँ पे गांधी जी विरोध में हैं और गांधी के समर्थक जो भी लोग हैं विरोध में हैं। लेकिन जब 24 में यही स्वराजी का बात होता है, स्वराज दल का बात जब होता है, तो गांधी कहते हैं कि नहीं, इनको पास किया जाए और इनको काउंसिल प्रवेश में जाना है, इनको चुनाव लड़ने दिया जाए। मतलब जो नो चेंजर वाला जो ग्रुप है, इनका जो रुझान है बदल गया है, गांधी का खुद का रुझान बदल गया है। तो राजेंद्र प्रसाद तो गांधी के अनुयायी हैं, तो इनका भी रुझान बदल गया है और यह फिर मेयर चुने जाते हैं। और हालांकि राजेंद्र प्रसाद मेयर चुने जाएंगे, लेकिन पटना नगर निगम है इतना भ्रष्ट रहेगा। पटना नगर निगम अभी भी बहुत भ्रष्ट के श्रेणी में आता है और उस समय भी बहुत भ्रष्ट रहेगा। तो इसलिए कुछ दिनों के बाद ये आजीज होके मतलब राजेंद्र प्रसाद इसको रिजाइन कर देंगे, यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यही सब बात है। और अनुग्रह नारायण सिंह इसके वाइस चेयरमैन बनेंगे।
यहाँ पे पटना में वाइस चेयरमैन बनते हैं अनुग्रह नारायण सिंह, और राजेंद्र प्रसाद इसके पटना के मतलब मेयर बनते हैं। तो थोड़ा सा ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे, बिहार हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ये तो इनकी उपलब्धि हुई। कुछ इनकी कमियां भी कहा जाता है कि जो लाला लाजपत राय थे यहाँ पे और मदन मोहन मालवीय, ये दो लोग जब काउंसिल में जाते हैं तो ये लोग थोड़ा धार्मिक मुद्दा को उठाते हैं, जो कहा जाता है कि थोड़ा सा सांप्रदायिक टकराहट बढ़ाता है। ये सब छोटे मोटे बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं। बस यहाँ से ये सब टॉपिक से क्वेश्चन आपको खूब पूछा जाएगा, तो आप सब थोड़ा सा यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए थोड़ा सा आप देख लेते हैं साइमन कमीशन। इसके बाद एक छोटी सी घटना होती है साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का गठन क्यों होता है? देखिए 1919 का जो एक्ट आया था, तो इस एक्ट में ये भी प्रावधान था कि हर 10 साल के बाद देश में मतलब भारत में क्या परिस्थिति हुई है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसकी हम बात करेंगे और उसकी बात करने के लिए हम एक रिपोर्ट लेंगे। तो वही जो 1919 का एक्ट था उसके तहत 10 साल बाद 1929 में यह रिपोर्ट एक कमीशन बनना चाहिए कि कितना डेवलपमेंट हुआ चेक करने के लिए। लेकिन ब्रिटेन में उसमें चुनाव है, चुनाव को देखते हुए यह कमीशन बन गया 1927 में। 2 साल पहले यह कमीशन बन जाता है और इस कमीशन यह बनेगा 27 में और यह कमीशन भारत में आएगा फरवरी 1928 में। आप इसको याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में यह भारत आता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1919 के एक्ट में था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनेगा जो कि यह जांच करेगा कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन यह 2 साल पहले ही यह एक्ट आ गया 27 में और भारत में आएगा 1928 में। कारण तो हम समझ लिए। अब यह जब कमीशन आएगा तो सबसे पहले आएगा बॉम्बे में, क्योंकि समुद्री यात्रा से ही तो आएगा, तो बॉम्बे से आएगा। अब बॉम्बे में आएगा तो यहाँ पे बहुत पूरा बॉम्बे हड़ताल रहेगा, बहुत मतलब विरोध प्रदर्शन होगा। लेकिन यह 2 घटना यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। घटना इम्पोर्टेंट इसलिए कि इसका विरोध होगा क्यों, आखिर बॉम्बे में इसका विरोध हुआ, लाहौर में विरोध हुआ, लखनऊ में विरोध हुआ, तो इसका विरोध क्यों हुआ? इसका कारण है कि इसमें मेंबर होंगे 7 और 7 जो मेंबर होंगे यह इंग्लिश मेंबर होंगे, मतलब अंग्रेज होंगे। तो भारतीयों का कहना है कि आप भारतीयों के हित में बना रहे हैं कमीशन, कम से कम 2-3 भारतीय, एक भारतीय तो शामिल हो, एक ही भारतीय नहीं है। ये सारे ब्रिटिशर्स आएंगे और भारत के बारे में उनको क्या समझ, उतना क्या जानकारी लेके जाएंगे और क्या रिपोर्ट देंगे और क्या सुधार होगा, यही इन पे विरोध है। साइमन कमीशन का सबसे बड़ा विरोध यही है कि जितने मेंबर थे सारे अंग्रेज थे। अब आप बताइए कि मुंगेर जिला में कुछ सुधार करना हो और राजस्थान के 3 आदमी का टीम बना के वहाँ पे भेज दिया जाए मुंगेर में, आप जाके देखिए, तो वह क्या समझेगा व्यक्ति? इससे बढ़िया होगा कि कम से कम एक व्यक्ति तो मुंगेर का हो, जो स्थानीय हो। मुंगेर का नहीं भी हो सकता तो बिहार का तो कम से कम हो, तब तो समझेगा। तो ये थोड़ा सा होता है, लेकिन यही सबसे बड़ा इसमें कमी था कि सारे जो सदस्य थे सारे जो ब्रिटिशर्स थे और इसीलिए इसका विरोध होता है, ये कारण था इसका। अब देखिए इसका विरोध कहाँ पे होगा? पहला तो बॉम्बे में होगा, लेकिन बॉम्बे में सिर्फ हड़ताल होगा, सारे दुकान बंद रहेंगे, जुलूस निकाला जाएगा, बाकी ऐसा कुछ घटना नहीं होगा। सबसे मेजर इसका घटना होगा लाहौर में। लाहौर में लाला लाजपत राय हैं और लाहौर में जो आंदोलन होगा उसको लीड यही कर रहे हैं लाला लाजपत राय। और होगा क्या कि अंग्रेज़ों द्वारा यह नेतृत्व कर रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा इनके आंदोलन को कुचला जाएगा और इन पे लाठी चार्ज होगा और उस लाठी चार्ज में इनकी मृत्यु हो जाएगी। और इतना मतलब पीठ पे इनकी लाठी पड़ेगी, इतने मार खा लेंगे कि इनके पिटाई से इनकी मौत हो जाएगी। और उसी टाइम में यह एक स्टेटमेंट देते हैं, जो स्टेटमेंट बहुत फेमस है इनका। वो कहेंगे कि मुझे पड़ी लाठी
ब्रिटिश राज के ताबूत की आखिरी कील होगी। देखिए यह स्टेटमेंट बहुत फेमस है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। ये लाला लाजपत राय का स्टेटमेंट है। लाहौर में जब इन लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु होती है तो उसके पहले स्टेटमेंट देते हैं, बहुत फेमस है। और इस लाठीचार्ज में किसका मतलब हाथ रहेगा, तो इसका हाथ रहेगा सैंडर्स और स्कॉट का। सैंडर्स और स्कॉट का, इन दोनों का हाथ रहेगा इसमें, इस लाठीचार्ज को कराने में। और यही जो घटना है सैंडर्स स्कॉट की, आप देखेंगे जो हम लोग भगत सिंह पढ़ेंगे तो भगत सिंह और उनके जो साथी लोग हैं इसकी हत्या करेंगे, यही कारण रहता है। भगत सिंह को जब हम पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को वहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3-4 फैक्ट यहाँ पे हो गया। लाला लाजपत राय के बारे में आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यह तो एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। एक थोड़ा सा लखनऊ की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में क्या हुआ, लखनऊ में प्रदर्शन हुआ और यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू पे भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन ये इनका लाठीचार्ज हुआ, लेकिन लाला लाजपत राय की तरह नहीं हो पाया। और यहाँ पे लखनऊ में एक और घटना होगी, एक है खलीक उज़्मा। खलीक उज़्मा, यह गुब्बारा रखे हैं, गुब्बारा को आसमान में छोड़ेंगे और गुब्बारा में लिखा है साइमन गो बैक। गुब्बारा के ऊपर साइमन गो बैक लिख के विरोध करेंगे और इसी के तहत इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, खलीक उज़्मा को, कि मतलब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू नेतृत्व करेंगे, इन पे भी लाठीचार्ज होगी। बस यहाँ पे 2 ही घटना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 ही प्रश्न बन सकते हैं। अब देखिए साइमन कमीशन जो बना, यह रिपोर्ट अपना देने के लिए आया था, तो यह अपना रिपोर्ट क्या देगा। अगर हम इसकी रिपोर्ट की बात करें तो हालांकि इसके रिपोर्ट में ढंग की कोई बात नहीं थी, फिर भी हमें पढ़ना है तो पढ़ लेंगे। भारत से बर्मा को अलग किया जाए, यह पहली बात कहेगा। दूसरा कहेगा बम्बई को सिंध से अलग किया जाए। तीसरा कहेगा उड़ीसा से बिहार को अलग किया जाए। हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट है। 1936 में उड़ीसा से बिहार को अलग किया जाएगा, तो यह एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ीसा से बिहार को अलग किया गया, यह किसके सुझाव पे किया गया, तो इसका आंसर होगा साइमन कमीशन, ठीक है। तो यही 2-4 फैक्ट इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी जो इसका मूल्यांकन किया जाता है, अब साइमन कमीशन का मूल्यांकन क्या करिएगा, भारतीय के पक्ष में तो कुछ किया नहीं है, वो तो अपने हित में ही किए हैं, तो इसमें कुछ अच्छा तो है नहीं, ठीक है। तो यही था आज का टॉपिक और ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि री कमीशन किस एक्ट के तहत बनाया गया था। आपको जो भी आंसर सही लगे, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट और 1929 का एक्ट, और ऑप्शन ये साथ में। आपको जो ऑप्शन सही लगे आप आंसर में कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। एक और बात देखिए, हम जो भी टॉपिक लेके आते हैं, हमारा टारगेट होता है कि हम बिपिन चंद्रा को कवर करें। दूसरा, आप राजीव अहिर पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम को भी हम कवर करते हैं, ठीक है। और तीसरा, आपके पास जो भी बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा घटना चक्र का, उसको हम मतलब इन तीनों को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास आपके लिए एक होमवर्क है कि आप रिलेवेंट टॉपिक को पढ़िए, इसके बाद जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए और रिलेवेंट टॉपिक से कहीं से भी आप घटना चक्र उठा लीजिए या कोई और बुक उठा लीजिए या पिछले साल का जो क्वेश्चन बैंक है उसको उठा लीजिए, बीपीएससी का पेपर उठाइए और बनाइए। और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन अगर था तो आप कितना क्वेश्चन उसमें से बना पाए, मतलब कितना % क्वेश्चन आपसे बन पाया। देखिए, हम पढ़ा देते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं, मकसद ये नहीं है। मकसद ये है कि आप जो पढ़ें
वह एग्ज़ाम तक कितना आपके दिमाग में है, आप कितना इम्प्लीमेंट उसका कर पा रहे हैं। तो आप सबसे पहले ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और बनाने का प्रयास करिए। कितना क्वेश्चन आप बना पाते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी तैयारी है। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बड़ी समस्या है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कितना % क्वेश्चन आपसे बना। अगर मानते हैं 10 क्वेश्चन था तो आपसे 8 बना, 9 बना, 7 बना, या हो सकता है 10 बना। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि कितना % आंसर हम बना पाए सही सही, और नहीं भी बना पाए तो वो भी देखिए, जो भी आप खुल के बताइए। अगर नहीं बन पाया, हो सकता है आपको समझने में परेशानी हुई होगी, या कुछ समझ गए होंगे लेकिन क्वेश्चन पूछने पे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जो भी हो, आप अपना फीडबैक हमें दें, क्योंकि देखिए आपका जब तक फीडबैक मिलेगा नहीं, शायद हम भी समझ नहीं पाएंगे कि हमको सुधार क्या करना है या आपको सुधार क्या करना है। ठीक है ना। तो जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको अटैम्प्ट करिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के और कमेंट बॉक्स में बताएंगे या टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे, जहाँ भी हो आप हमें मतलब अपनी जानकारी, अपने फीडबैक हम तक पहुँचाएँ, क्योंकि हमें भी जानना तो ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।